बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हमज़ा लियाकत है और आज हम शुरू कर रहे हैं एक न्यू सीरीज़ जिसमें हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जो हमारा एग्ज़ाम होगा वो हम एग्ज़ाम कोड को कवर करेंगे 70-410। इस सीरीज़ का बेसिक मकसद है कि हम एमसीएस से 2012 को जो है वो कवर करें। जितने भी एग्ज़ाम उसके लिए कंपलसरी हैं उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आपको करवाई जाए और उसके बाद जो लैब्स प्रैक्टिस वगैरह सर्वर 2012 की हैं उस पे हम डिफरेंट चीज़ों पे डिफरेंट टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। सबसे पहले हम इस लेक्चर में और आज के लेक्चर में और जो आज के लेक्चर में हम 70-410 पे फोकस करेंगे और इसके अंदर जितने भी मॉड्यूल हैं और जितने भी इसके अंदर आपके टॉपिक्स हैं हम उनको आहिस्ता आहिस्ता एक एक लेक्चर में अपने कवर करने की कोशिश करेंगे। बढ़ते हैं आज के हमारे फर्स्ट लेक्चर की तरफ जो कि है इंस्टॉलिंग एंड कॉन्फ़िगरिंग विंडोज सर्वर 2012 पे और 70-410 इसका कोड है। सबसे पहले मैं बात करूंगा एम सी एस 2012 की। जो लोग इसको करने का सोच रहे हैं या करने की तैयारी में हैं तो उसके लिए सबसे पहले उनको सबसे जो एग्ज़ाम कोड है आपका वो 410 है। ठीक है, 410 में आपकी इंस्टॉलिंग एंड कॉन्फ़िगरिंग सर्वर 2012 इसका एग्ज़ाम देना होता है। ठीक है, फिर उसके बाद उसको 411 का एग्ज़ाम देना होता है जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन आ जाती है। इसकी एडमिनिस्ट्रिंग 4111 का एग्ज़ाम देना होता है जिसमें आपकी एडमिनिस्ट्रेशन आ जाती है विंडोज सर्वर 2012 की। और उसके बाद फाइनली आपको थर्ड एग्ज़ाम आपका एडवांस विंडोज़ जो सर्विसेज या फीचर्स होते हैं सर्वर 2012 के उसका आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है। इसका आपको एग्ज़ाम देते हैं। ये तीन जब आपके एग्ज़ाम कवर हो जाते हैं तो उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट आपको एक सर्टिफिकेशन देता है जिसका नाम होता है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर 2012 माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सोल्यूशन एसोसिएट। ठीक है, और ये उन लोगों के लिए है जो न्यू है और कुछ हमारे हजरात ऐसे हैं जिन्होंने एम सी आई टी पी 2008 किया हुआ है। तो जिन्होंने एम सी आई टी पी 2008 किया हुआ है उनके लिए जो एग्ज़ाम कोड है वो है 417। अगर वो 417 है अपना एग्ज़ाम देंगे तो वो भी इस सर्टिफिकेशन को अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी थोड़ी बहुत सर्टिफिकेशन के हवाले से बात कि आपको ये तीन एग्ज़ाम देने पड़ते हैं और इन तीन एग्ज़ाम की आपको अलग अलग तैयारी करनी पड़ती है, इनकी बुक्स पढ़नी पड़ती हैं और फिर उसके बाद आप इसका एग्ज़ाम देते हैं माइक्रोसॉफ्ट को। और जब आप ये तीनों एग्ज़ाम पास कर लेते हो तो माइक्रोसॉफ्ट आपको ये जो आपकी सर्टिफिकेशन है वो प्रोवाइड करता है। अगर आप एम सी आई टी पी 2008 से आ रहे हैं तो आपको 417 का एग्ज़ाम देना है और उसके बाद आपको ये सर्वर 2012 की एम सी एस सी की डिग्री आपको सर्टिफिकेशन वो दे देता है। ठीक है, तो सबसे इस लेक्चर में जो हमारी ये सीरीज़ है 410 के हवाले से है और 410 में हमारे जैसा कि आपको पता है कि बेसिक इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन है विंडोज सर्वर 2012 की। इसमें हम विंडोज सर्वर को इंस्टॉल कर रहे होंगे, उसकी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, फिर हम एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करेंगे, उसकी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। फिर जब हम 4111 स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ जाएंगे इसकी कि यही विंडो जो एक्टिव डायरेक्टरी है, यही जो हम चीज़ें बेसिक तौर पे जो हम इस में सीखेंगे वो थोड़े एडवांस लेवल पे अगर एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पे उसको कैसे हैंडल किया जाता है। और फिर कुछ इसके जो बहुत जो एडवांस फीचर्स और एडवांस सर्विसेज हैं जो 412 में हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी 410 में हमारा जो आज का टॉपिक होगा उसमें हम सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि विंडोज सर्वर 2012 क्या है। जो लोग बिल्कुल न्यू हैं जिनको कोई आइडिया नहीं है कि विंडोज सर्वर होता क्या है उनके बारे में उनको भी मैं थोड़ा सा बताऊंगा। और जो लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं 2008 या एमसीआईटीपी या थोड़ा सा जो थोड़ा बहुत आइडिया है उनको आईटी की फील्ड का तो उनके लिए भी ये वीडियो अच्छी होगी। फिर उसके बाद हम विंडोज सर्वर 2012 इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, इंस्टॉलेशन आपको मेरे ख्याल में बेसिक चीज़ है इंस्टॉलेशन, इसके बगैर तो आप विंडोज़ को यूज़ ही नहीं कर सकते। इसकी इंस्टॉलेशन करेंगे और उसके बाद इंस्टॉलेशन के बाद जो हमारे टास्क होते हैं पोस्ट इंस्टॉलेशन की कॉन्फ़िगरेशन होती है विंडोज सर्वर 2012। मतलब आप डिफरेंट इंस्टॉलेशन के बाद आप क्या करते हैं, इंस्टॉलेशन के बाद आप उसकी डिफरेंट चीज़ों को सेट करते हैं, फायरवॉल को सेट करते हैं, सिस्टम नेम को सेट करते हैं, उसकी आईपी को सेट करते हैं, इस तरह की आप डिफरेंट चीज़ें वगैरह उसमें करते हैं। तो उसके एक ये टॉपिक हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम कुछ बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन जो टास्क हैं पावर शेल के, मैं पावर शेल दिखाऊंगा आपको कि विंडोज सर्वर 2012 में जो पावर शेल है वो क्या है और हम पावर शेल के ज़रिए किसी रोल को या किसी सर्विस को या किसी फीचर को किस तरह हम उसको हैंडल कर सकते हैं। ठीक है,
सो सबसे पहले हम ओवरव्यू की तरफ जाते हैं अपने विंडोज सर्वर 2012 के। आपने बहुत सी कंपनीज देखी होंगी, कंपनीज जो होती हैं जहाँ भी 3 या 4 कंप्यूटर या 5 या 6 कंप्यूटर जितने भी आप कह लें वो कंप्यूटर या एक प्रिंटर पड़ा होता है। तो अगर तो ये विंडोज सर्वर यहाँ कोई भी सर्वर मेन सर्वर नहीं है तो वो एक अन सेंट्रलाइज इन्वायरमेंट हो जाता है। वहाँ कोई भी चीज़ मैनेज नहीं हो सकती, कोई भी चीज़ मैनेज नहीं है। विंडोज सर्वर हम इंस्टॉल करते हैं, ये विंडोज़ ही है, जिस तरह आपकी विंडो 7 है या विंडो 8 है या विंडो 10 है, उसी तरह की ये एक विंडो है जिसका नाम माइक्रोसॉफ्ट देता है विंडो सर्वर। ठीक है, ये आपका मेन सर्वर होता है। ठीक है, और ये आपके जो क्लाइंट्स पीसी होते हैं जिसपे आपके यूजली जो एम्प्लॉय होते हैं वो आपके बेड पे इस पे काम कर रहे होते हैं, उसके लिए एक आपने प्रिंटर भी दिया होता है। ये आपका मेन स्विच होता है जिससे ये सारे कनेक्ट होते हैं और यहाँ से ये आपके इंटरनेट पे बात कर रहे होते हैं। ठीक है, अब इन सब की ट्रैफिक को, इन सब की चीज़ों को मैनेज करने के लिए हम विंडोज सर्वर का एडिशन यूज़ करते हैं। वो चाहे कोई भी हो, पुराने दौर में वो विंडोज़ एनटी के दौर में सर्वर 2003 होता था, उससे भी पहले चले जाएं सर्वर 2000 ओल्ड सर्वर होते थे, फिर सर्वर 2008 आया, R2 आया, अब विंडोज सर्वर 2012 आया। तो ये जो सर्वर्स हैं ये एक्चुअली ये जो आपके क्लाइंट्स हैं या इस नेटवर्क में जितनी भी सर्विसेज चल रही हैं उस सर्विसेज को सेंट्रल जगह से मैनेज या उसको कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हम विंडो के लिए जो सर्वर होता है उसको हम इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, अब सर्वर वो कोई भी हो सकता है, चाहे आप लिनक्स का सर्वर इंस्टॉल कर लें, चाहे आप विंडोज़ का सर्वर इंस्टॉल कर रहे हैं, लेकिन मार्केट में जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ है वो है विंडोज़। ठीक है, तो विंडो का सर्वर आपको नॉर्मली मिलेगा जिसमें आप अपनी पूरी कंपनी की चीज़ों को डिफरेंट तरीक़ों से, डिफरेंट सर्विसेज से मैनेज करेंगे। सर्वर के अंदर बहुत सी सर्विसेज होती हैं जिसके बारे में हम आगे जाके देखेंगे, एक एक करके उसको डीपली पढ़ेंगे भी। पहले हम बेसिक से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, फिर हम उसके अंदर डीप जाके उसकी डीप चीज़ों को हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, इंस्टॉल कर रहे होंगे और डिफरेंट तरह का हम अपना एक कंपनी का मॉडल बनाएंगे। ठीक है, ताकि हम चीज़ों को डिफरेंट तरीके से टेस्ट कर सकें। ठीक है, सर्वर 2008 में है क्या, मतलब सर्वर 2008 R2 की क्या मतलब के कैपेबिलिटीज़ क्या है इसकी, किस तरह काम करता है, या ये सर्वर 2008 से क्यों डिफरेंट है। देखिए, सर्वर 2008 भी आप लोगों ने यूज़ किया होगा। ये सर्वर 2012 में जो उन्होंने बेसिक आपको जो सबसे ज़्यादा माइक्रोसॉफ्ट ने इस एडिशन में जिस चीज़ पे ज़ोर दिया है, जिस चीज़ को बेहतर बहुत ज़्यादा किया है, वो है आपकी सर्वर वर्चुअलाइजेशन। ठीक है, सर्वर विजुअलाइजेशन को माइक्रोसॉफ्ट ने अपने इस विंडोज़ के एडिशन में बहुत ज़्यादा जोर दिया है और कोशिश की है कि वो इसको 2008 और R2 से बहुत बेहतर बना सके ताकि विजुअलाइजेशन के एनवायरनमेंट में वो अपने आप को आगे लेके आ सके। फिर स्टोरेज में उसने कोई थोड़ा बहुत काम किया है जिसके बारे में हम आगे जाके पढ़ रहे होंगे कि स्टोरेज में उसने क्या बेहतरी लाई है, क्या चीज़ें उसने इसके अंदर ऐड की हैं। वेब एप्लीकेशन है, सर्वर्स की मैनेजमेंट ऑटोमेशन, ये उसने बहुत अच्छा काम किया है कि आप एक ही विंडोज़ सर्वर के पे बैठ के अपने 3-4 जो विंडोज़ के सेम सर्वर के एडिशन हैं उन सबको एक ही जगह से बैठ के मैनेज कर सकते हैं। RDP के ज़रिए नहीं, रिमोट लेके, लेकिन उसके ज़रिए नहीं, आप इन सब को एक ही मैनेजमेंट टूल में इस सर्वर के अंदर ऐड कर सकते हैं, जो कि हम आगे जाके करेंगे भी। और हम आगे जाके देखेंगे कि वो क्या क्या चीज़ें हैं, वो क्या क्या फ़र्क है जो इसके अंदर आया है। और सबसे जो बड़ा फ़र्क जो सर्वर 2008 और R2 के अंदर है वो है इसका लुक वाइज। अगर आप इसकी लुक सर्वर 2008 की लुक देखेंगे और सर्वर 2012 की लुक देखेंगे तो आपको बहुत फ़र्क नज़र आएगा। ये फ़र्क इसी तरह है कि जैसे एक आप क्लाइंट साइड पे हो और आपने विंडोज़ 7 पे काम किया हो, विंडोज़ 7 की लुक में, और फिर आप यही कंपैरिजन आप विंडोज़ जो अभी आई है विंडोज़ 10 के साथ करेंगे तो आपको ज़मीन आसमान का बिल्कुल फ़र्क लगेगा। बिल्कुल वो लुक उसकी बिल्कुल डिफरेंट है। कोई चीज़ जो आपको 7 में इजी मिल जाती थी आपको विंडो 10 में ढूंढने में मुश्किल है, क्योंकि आपके लिए वो आप उससे फेमिलियर नहीं है, आपको चीज़ों का पता नहीं है कि सर्वर 2012 में वो कहाँ है, 2008 में यहाँ थी। तो लुक वाइज उन्होंने काफ़ी अब चेंजेस लाई है और आगे पे ये और बेहतरी और चेंजेस इसके अंदर ला रहे हैं। सर्वर 2012 के जो एडिशन, जिस तरह सर्वर 2008 होता था, 8 में उन्होंने काफ़ी एडिशन दिए थे, इंटरप्राइज था, प्रो था, डिफरेंट उन्होंने अपने एडिशंस दिए थे। लेकिन अगर आप सर्वर 2012 में देखें तो आपके मेनली जो हैं इसके अंदर वो सिर्फ ये दो हैं। ठीक है, ये जो दो एडिशन है ये है सर्वर फाउंडेशन। ये आपकी आप ये समझ लें कि ये एक फाउंडेशन या एजुकेशनल पर्पस के लिए उन्होंने बनाया है। बहुत लिमिटेड से फीचर हैं, नो विजुअलाइजेशन भी नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ
जनरल पर्पस के लिए, ठीक है। और एक इनका फीचर है विंडोज सर्वर 2012 एसेंशियल। ये क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड है, इसके अंदर वर्चुअलाइजेशन भी नहीं है, लिमिटेड फीचर्स हैं, और ये सारा क्लाउड बेस्ड थोड़ा सा इन्होंने बनाया है ताकि क्लाउड से जो आपका एजर है माइक्रोसॉफ्ट का, आप उससे कनेक्ट कर सकें और उससे अपने फंक्शन को, अपनी जो इस विंडोज़ का सर्वर है उसको आप उसके साथ यूज़ कर सकें। जो मेनली जो इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है वो है इसके ये दो सर्वर, विंडोज सर्वर 2012 R2 स्टैंडर्ड और सर्वर 2000 R2 डाटा सेंटर। इन दोनों में जो बेहतर है वो है डाटा सेंटर, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा फीचर्स हैं, अनलिमिटेड वर्चुअलाइजेशन आप इसके अंदर कर सकते, जितनी मर्जी वर्चुअल इंस्टेंस बना लें। इसके अंदर आप सिर्फ 2 वर्चुअल इंस्टेंस बना सकते हैं, ठीक है। और ये लो डेंसिटी है, नो वर्चुअलाइजेशन आपके अंदर है, इसके अंदर हाई डेंसिटी वर्चुअलाइजेशन है। तो ये विंडोज सर्वर 2000 जो 12 डाटा सेंटर है, ये मेनली डाटा सेंटर्स के लिए उन्होंने कहा है कि जो आपके मेन डाटा सेंटर्स हैं जहां आप वर्चुअलाइजेशन करना चाहते हैं या आप इसके बाकी फीचर्स को यूटिलाइज करना चाहते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट रिकमेंड करता है कि आप डाटा सेंटर को यूज़ करें। और हम भी अपनी लैब में विंडोज सर्वर 2008 इसको डाटा सेंटर को ही यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। तो मेन फ़र्क स्टैंडर्ड में और डाटा सेंटर में, जैसा कि वो मैं बता देता हूँ, मेन जो डिफरेंस है वो है वर्चुअलाइजेशन का, ठीक है। बाकी तो आप देख सकें कि वो बाकी जो फीचर्स हैं ऑलमोस्ट ऑल सेम है, लेकिन ये जो वर्चुअलाइजेशन के हवाले से R2 स्टैंडर्ड के अंदर सिर्फ 2 इंस्टेंस बन सकते हैं और डाटा सेंटर के अंदर आप जितने चाहे मर्जी इंस्टेंस आप वर्चुअलाइजेशन के बना सकते हैं। तो मैं वही बात कर रहा हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट ने इसमें वर्चुअलाइजेशन पे थोड़ा ज़्यादा गौर किया है, जोर दिया और अपनी वर्चुअलाइजेशन की टेक्नोलॉजी को स्ट्रॉन्ग किया है इस सर्वर के एडिशन में, ठीक है। अगर हम इसकी इंस्टॉलेशन की तरफ बढ़ें और हम इसकी इंस्टॉलेशन देखें, तो इंस्टॉलेशन के हवाले से बिल्कुल जो बेसिक इंस्टॉलेशन अगर आप करना चाहें तो 512 MB रैम इज़ इनफ, लेकिन बहुत कम रैम है ये, इससे आपकी यूज़ जो है वो बहुत स्लो हो जाएगी। तो मैं जो अपनी लैब में यूज़ कर रहा हूँ वो 2 GB रैम यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, इसके लिए। और मैंने 30 GB इसकी हार्ड यूज़ की है, ठीक है। और मेरा जो प्रोसेसर है कोर i5 है, तो वो प्रोसेसर मेरा वो चलेगा, क्योंकि प्रोसेसर वर्चुअलाइजेशन ही करूँगा मैं VMware वर्कस्टेशन पे। तो मैं तो ये यूज़ कर रहा हूँ और मैं आपको भी रिकमेंड करता हूँ कि आप भी इसी सेटिंग्स के साथ अपनी हार्ड डिस्क चाहे आप इंक्रीज़ कर लें, 30 से 50 ले जाएँ, 60 ले जाएँ, वो आपकी मर्ज़ी है। रैम आपके पास जितनी अवेलेबल आप इंक्रीज़ कर लें, लेकिन 2 GB तो मिनिमम आप इसको दें। अगर आपने लैब में, प्रैक्टिस में, घर में काम करना है तो इतनी तो आपके पास तो रैम इसकी होनी ही चाहिए, ठीक है। अगर इसकी इंस्टॉलेशन की तरफ मैं बढ़ूँ तो इंस्टॉलेशन तो मैं इसकी अभी मतलब बिल्कुल रियल लाइव सेटअप में नहीं दिखाऊंगा। उसकी वजह ये है कि इसकी इंस्टॉलेशन में थोड़ा टाइम लगता है, तो टाइम सेविंग के लिए मैंने जो इसकी इंस्टॉलेशन है वो मैंने कर ली है और उसके स्क्रीनशॉट ले लिए हैं ईच स्टेप के, हर स्टेप की मैंने जो स्नैपशॉट ले लिए और वो मैं यहाँ लगा रहा हूँ। जैसे ही हम इसकी इंस्टॉलेशन के स्नैपशॉट से आगे बढ़ेंगे तो मैं डायरेक्ट आपको अपनी जो लैब है उसके ऊपर ले जाऊँगा और वहाँ से फिर हम इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको इसकी DVD ISO डाउनलोड कर लें माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से, जो आपको ट्रायल वर्जन पे अवेलेबल होगा। आप उसको डाउनलोड करें या आप DVD परचेज़ करें, आप लें उसको अपने CD रूम में डालें, या ISO आपके पास है, VMware वर्कस्टेशन है, तो आप माउंट करें और अपनी CD से यहाँ से बूट करें। बूट करने के बाद ये थोड़ा टाइम लेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस तरह का आपके पास एक व्यू आ जाएगा और ये थोड़ा टाइम लेगा, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, डिपेंड्स ऑन योर रैम जो आपने दी है, जो स्पीड आपने इसको प्रोवाइड की है। थोड़ा टाइम लेगा, टाइम लेने के बाद आपके पास एक ही ऐसा विंडोज़ आ जाएगी, ठीक है। इसमें आपसे वो सिंपल लैंग्वेज पूछेगा, लैंग्वेज कौन सी में इंस्टॉल करना है, तो नॉर्मल इंग्लिश ही यूज़ करेंगे और कीबोर्ड हम US करेंगे। हम सिंपल आप बाय डिफ़ॉल्ट ही इस पर नेक्स्ट क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट विंडो पे आ जाएंगे और नेक्स्ट विंडो पे आप इंस्टॉल को क्लिक करेंगे, ठीक है। जब मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे और इंस्टॉल के बाद आप थोड़ा दोबारा वेट करेंगे जब ये सेटअप स्टार्ट करेगा इसका और लोड करेगा विंडोज़ की फाइल्स को। और फिर उसके बाद यहाँ आपके पास एडिशन आपको करना है सिलेक्ट। तो एडिशन में ख्याल रखिएगा आपने विंडोज़ सर्वर 2012 R2 डाटा सेंटर के साथ सर्वर विद GUI करना है। अगर आप कोर कर देंगे तो कोर का मतलब है कि वो सिंपल कमांड लाइन हो जाएगा, ठीक है। वो फिर आपकी ऐसा जैसे लिनक्स होता है जिसमें आपके पास GUI नहीं होता, आप सिर्फ कमांड बेस ही काम कर सकते हैं। तो अगर आप कोर बेस पे चले जाएंगे, सर्वर कोर पे, तो वो आपको कमांड्स पे ले जाएगा, जो कि हमने नहीं करना। हमें विंडोज़ इंस्टॉल करने का फ़ायदा ही नहीं है अगर हमने विंडोज़ कोर पे लेके जाना है, सॉरी
सर्वर कोड पे लेके जाना है। तो ऑलवेज यू विल बी सिलेक्ट सर्वर विद GUI, चाहे वो डाटा सेंटर हो, चाहे वो आपका स्टैंडर्ड एडिशन हो, जो भी आप इंस्टॉल करें सर्वर विद GUI इंस्टॉल कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे, आप एक्सेप्ट करेंगे, इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको आप रीड करें, उसको आप एक्सेप्ट करें। एक्सेप्ट करने के बाद आपने जो हार्ड डिस्क दी होगी आप सेलेक्ट करें, आपने 30 देनी है 40 देनी है, ठीक है। आप ड्राइव ऑप्शन में जाके इसको फॉर्मेट कर सकते हैं, न्यू इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसा आप करना चाहें। एक आप वो बना के उसके बाद इसको इंस्टॉल पे कर दें। ये थोड़ा टाइम लेगा, इधर इंस्टॉल करेगा, जाहिर बात है। तो इंस्टॉलेशन के बाद आपके पास ये 2-3 दफ़ा रीस्टार्ट होगा, और रीस्टार्ट के बाद आपके पास ये विंडोज़ आ जाएगी, और जहाँ आप ये कहेगा कि आपको लॉगिन के लिए एक पासवर्ड सेट करना है, आप वो पासवर्ड सेट करेंगे, ठीक है। और ये आपकी चीज़ों को फाइनलाइज करके आपको आपका जो सर्वर है वो इंस्टॉल हो जाएगा, और फिर आप इस पर लॉगिन कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपनी लैब की तरफ, और लैब में मैंने जिस तरह बेसिक इंस्टॉलेशन कर ली, या पासवर्ड अभी हम सेट करेंगे, और उसके बाद हम इसकी जो सारी कॉन्फ़िगरेशन है वो करते हैं। उसके बाद हम थोड़ी पोस्ट इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरेशन करेंगे इसकी विंडोज सर्वर 2012 की, जिसमें हम इसके IP की सेटिंग, सिस्टम नेम की सेटिंग, फायरवॉल, विंडोज़ अपडेट, डिफरेंट चीज़ें चेक करेंगे, और थोड़ा मैं आपको दिखाऊंगा कि इसकी GUI क्या है, फिर आपको पावरशेल दिखाऊंगा इसका, और फिर पावरशेल में देखेंगे हम इसमें क्या कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये मेरी लैब है, और मैंने इसको वही किया जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने कोई बस इंस्टॉलेशन की है, और अभी मैं इसका पासवर्ड सेट करूँगा। पासवर्ड हमेशा आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो आप मेक श्योर कर लें कि आप जो भी पासवर्ड रखें वो जो विंडोज सर्वर की कम्प्लेक्सिटी है उसको मीट करे। हार्ड पासवर्ड रखें, ठीक है, ताकि आपको कल को मुश्किल ना हो इसको लॉगिन करने में, या इसकी सिक्योरिटी जब आप AD इंस्टॉल कर रहे होंगे तो आपको मुश्किल आ सकती है इसके अंदर। तो आप मेक श्योर करें कि आपका पासवर्ड काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, और उसके अंदर न्यूमेरिक भी हैं, उसके अंदर स्पेशल करैक्टर भी हैं, उसके अंदर कैप्स लॉक के साथ करैक्टर भी हैं, और स्मॉल करैक्टर्स भी हैं, ठीक है। तो ये करैक्टर मैं फिनिश करूँगा। ओके, तो पासवर्ड सेट करने के बाद आपके पास ये विंडो आ जाएगी, और इस विंडो में सबसे पहले आप लॉगिन करेंगे, और लॉगिन करने के लिए आपको Ctrl+Alt+Delete अपने कीबोर्ड से प्रेस करना होगा। अगर आप वर्चुअल इन्वायरमेंट में हैं तो आपको Ctrl+Alt+Insert प्रेस करना होगा। जैसे मैं Ctrl+Alt+Insert प्रेस करूँगा, या मैं ऊपर से VMware के ऊपर से जो की है उसको सेंड करूँगा, तो और यहाँ मैं लॉगिन करूँगा। लॉगिन करने के लिए जो मैंने पासवर्ड सेट किया था वो हम इसको प्रोवाइड करेंगे, और ये मैं फ़र्स्ट टाइम लॉगिन कर रहा हूँ इसके अंदर। और फर्स्ट टाइम लॉगिन करने के बाद हम साथ साथ इसकी जो सेटिंग्स हैं वो करेंगे। अभी ये मेरे लिए जो मेरी विंडोज़ इन्वायरमेंट है उसको प्रिपेयर करेगा, मेरी प्रोफाइल को, और थोड़ा टाइम लेगा ये, शायद डिपेंड फिर आपकी स्पीड पे डिपेंड करता है कि आपकी स्पीड कितनी है। तो थोड़ा टाइम लेगा ये, तब तक हम इसको चलें, लॉगिन हो ही गया। अच्छा, पहले मैं जब इंस्टॉल कर रहा था मैंने इसको रीस्टार्ट किया था, तो इसलिए मेरे पास आया कि अनएक्सपेक्टेड शटडाउन हुआ है। अभी इसको मैं कैंसिल करूँगा, और अभी ये चीज़ें लोड करेगा आपकी जैसे जब तक ये चीज़ें लोड करता है मैं थोड़ी इसकी जो रेजोल्यूशन है अपने VMware की वो सेट कर लूँ, ताकि आपको पूरा व्यू नज़र आ सके इसके ऊपर इस वक्त क्या हो रहा है, ठीक है। ठीक है, तो मैंने अपनी स्क्रीन की रेजोल्यूशन सेट कर ली है, तो अब हम इसकी सेटिंग करते हैं अपने जो हमारी पोस्ट इंस्टॉलेशन के बाद जो हमारी बेसिक सेटिंग होती है विंडोज सर्वर में वो क्या होती है। सबसे पहले ये आपकी ये विंडोज़ लोड करेगा, आप सबसे पहले इसको मिनिमाइज़ कर दें, ठीक है। और सबसे पहले हम चलते हैं कंट्रोल पैनल में, इस पर ये आपका, पहले मैं आपको थोड़ा बता दूं, ये आपका विंडोज सर्वर 2008 का डाटा सेंटर एडिशन है, और ये इसका जो मेन व्यू है, और ये इसका पावर बटन है जिसको आप स्टार्ट बटन भी कहते हैं, ठीक है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल एक नया व्यू आपको नज़र आ रहा है, जिसके अंदर जो बिल्कुल डिफरेंट है सर्वर 2008 से, और ये आपका जो यूज़र है आप उससे लॉगिन हुए हैं। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप लॉक कर सकते हैं, साइन आउट कर सकते हैं। अगर आपने इसको शट डाउन करना है तो आप इस पर दबा के शट डाउन या रीस्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ सर्च करनी है तो आप यहाँ सिंपल सर्च में लिख के अपनी वो चीज़ को
सर्च भी कर सकते हैं। ये विंडोज़ सर्च के तौर पे काम आता है, जो जैसे 2000 जैसे विंडोज़ 7 में होता था या सब 2008 में R2 में होता था। तो एक ये तरीका है इसका चीज़ें सर्च करने का, और एक अगर आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो ये कुछ ऑप्शन आ जाती हैं। बेसिक कमांड प्रॉम्प्ट आ गया, कमांड प्रॉम्प्ट एडमिन आ गया, कंट्रोल पैनल आ गया, रन आ गया। तो सबसे पहले हम चलते हैं कंट्रोल पैनल में, और कंट्रोल पैनल में सबसे पहले हम इसको लार्ज आइकन करके सबसे पहले हम अपना हमारी जो विंडोज़ की फायरवॉल है हम उसको सेट करते हैं। आप चाहे उसको ऑफ़ कर सकते हैं, जो कि मैं करूँगा क्योंकि हमारा लैब है तो मैं नहीं चाहता कोई भी प्रोटोकॉल हमारा ब्लॉक हो। तो लेकिन अगर आप इसको बंद नहीं करना चाहते, ख़ास पोर्ट्स ओपन करना चाहते हैं, तो आप इसकी एडवांस सेटिंग में जाके इसकी कुछ पोर्ट्स होती हैं, आप उसको ऑन भी कर सकते हैं इनबाउंड ट्रैफिक और आउटबाउंड के लिए। इसके ऊपर ये फायरवॉल के ऊपर भी एक लेक्चर होगा हमारा आगे, जिसमें मैं आपको इसके रूल्स क्रिएट करना सिखाऊंगा और रूल्स बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, तो अभी फॉर द टाइम बीइंग मैं अपनी जो फायरवॉल है उसको ऑफ़ कर देता हूँ। ठीक है, ताकि किसी किस्म का मेरे जो लैपटॉप है या मेरी जो सर्वर है उसमें कोई मसला ना आए कम्युनिकेशन में। और फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद मैं सबसे पहले इस कमांड के ज़रिए ncpl.cpl के ज़रिए अपने नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन में जाऊंगा, और सबसे पहले हम इसका आईपी देखते हैं जो इस वक्त DHCP पे है, जो कि मेरा डिफ़ॉल्ट चल रहा है। तो लेकिन अब मैं इसको स्टैटिक आईपी करूंगा ताकि हमें इसे एक्सेस करने में मसला ना हो और हम इसको एक्सेस कर सकें। तो ये आपकी कुछ कॉन्फ़िगरेशन है जो आपको करनी है, आप इसको कॉन्फ़िगरेशन को करें ताकि आप इसको यूज़ कर सकें। डिफ़ॉल्ट गेटवे में कुछ नहीं दे रहा, इसका जो DNS है वो मैं लूपबैक एड्रेस दे रहा हूँ, मतलब ये खुद ही अपना DNS है, इसके अलावा इसके पास कोई DNS मौजूद नहीं है। ठीक है, ये कुछ सेटिंग अगर आप ये कर देंगे, फायरवॉल की सेटिंग कर दी आपने, फिर उसके बाद विंडोज़ अपडेट है जो मोर इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप कभी भी नहीं चाहेंगे आपके प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में जो सर्वर चल रहा है वो ऑटोमेटिकली अपडेट होना शुरू हो जाए और ऑटोमेटिकली वो रीस्टार्ट होना शुरू हो जाए। तो आप सबसे पहले डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सी अपडेट करनी है, कब करनी है, कैसे करनी है। ठीक है, तो वो आप खुद डिसाइड करेंगे। तो तब तक आप इसकी जो अपडेट्स हैं उनको ऑफ़ कर दें ताकि आपको कभी भी नेट जो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट है उसमें कोई मसला ना आए कि आपका सर्वर ऑन था, चल रहा था, आप सुबह आए तो वो अपडेट हो गया और अब उसकी कोई सर्विस नहीं चल रही, कोई चीज़ नहीं चल रही। तो इसके लिए आप एक स्पेशल प्लान करेंगे हमेशा कि मेरी कब विंडोज़ अपडेट हो और मेरी कब चीज़ें जो हैं वो बेहतर चलना शुरू हों। ठीक है, सो अभी मैं इसको क्लोज़ करता हूँ, और सबसे पहले अगर आप इसको देखें, ये मेरा जो ISO जिससे मैंने इंस्टॉल किया वो माउंट है। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको इजेक्ट करता हूँ क्योंकि अब मुझे ये नहीं चाहिए। ठीक है, और अगर आप VMware इन्वायरमेंट में है तो आपको सबसे पहले आपका वो करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा, इसके कोई VMware टूल्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे। और VMware टूल्स से पहले आप देख रहे होंगे कि आपको यहाँ आपका माई कंप्यूटर नज़र नहीं आ रहा, जो कि आपका यहाँ है, और अगर आप इसको चाहें तो यहाँ से भी डेस्कटॉप पे लेके जा सकते हैं। लेकिन विंडोज़ जो सर्वर है उसके अंदर आपको जैसे कि विंडोज़ 10 में होता है कि आप अपने डेस्कटॉप आइकन्स हैं वो ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर वो ऑप्शन मौजूद नहीं है। इसके अंदर वो ऑप्शन कैसे ऐड करते हैं, वो उसका आपको फ़ीचर इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम वो फ़ीचर इंस्टॉल करते हैं ताकि हम अपना माई कंप्यूटर कंट्रोल पैनल को अपनी स्क्रीन पे लेके आ सकें। अभी मैं राइट क्लिक करता हूँ तो मेरे पास सिर्फ स्क्रीन रेजोल्यूशन आ रही है, पर्सनलाइजेशन का जो होता है नीचे टैब वो मुझे नज़र नहीं आ रहा। तो उसके लिए हम इसके जो फ़ीचर है उसको इंस्टॉल करेंगे। आप अपना जो कंसोल है उसको ओपन करेंगे और आप ऐड रोल्स एंड फीचर पे क्लिक करें, और इस पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगी जैसे ये है। ठीक है, और इसके अंदर आप सिंपल बिफोर यू बिगिन कुछ चीज़ें बता रहा है आपको। अकाउंट मस्ट हैव स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, नेटवर्क सेटिंग, स्टैटिक आईपी हमने कर दिया। ठीक है, अभी हमने इसका विंडोज़ का जो सिस्टम का नेम है वो चेंज नहीं किया, तो वो हम करेंगे इसको रिस्टार्ट करने से पहले। अभी हम सिंपल इसको नेक्स्ट करते हैं। अब ये पूछता है रोल बेस्ड और फीचर बेस्ड इंस्टॉलेशन, जो कि हम वही कर रहे हैं, हम रिमोट डेस्कटॉप नहीं कर रहे, तो हम रोल बेस्ड इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे जाके। अभी हम रोल बेस्ड और फीचर बेस्ड इंस्टॉलेशन कर रहे हैं इसकी, नेक्स्ट करेंगे। अब ये पूछ रहा है कि कौन सा सर्वर पे इंस्टॉल करना है। विंडोज़ सर्वर के अंदर ही सबसे बेहतरीन चीज़ 2012 में उन्होंने ये दी है कि आप एक ही सर्वर पे बैठ के 3-4 सर्वर्स पे के ऊपर
फीचर और रोल्स इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है, जो कि एक बेस्ट प्रैक्टिस भी है। आपको हर सर्वर पे लॉगिन नहीं करना पड़ता, आप एक ही सर्वर पे बैठ के डिफरेंट चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, जो कि हम आगे जाके करेंगे भी। हम इसके अंदर ऐड भी करेंगे अपने डिफरेंट, जो एक और सर्वर इंस्टॉल करेंगे उसको इसके अंदर ऐड करेंगे, फिर कुछ फीचर हम इसी सर्वर पे बैठ के उस सर्वर पे इंस्टॉल करेंगे। तो अभी हम जो हमारा लोकल सर्वर है उसी को सिलेक्ट करेंगे, जो कि ये है, क्योंकि मैंने नाम चेंज नहीं किया अभी। तो मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ, और यहाँ ये मुझे कहता है कि रोल कौन सा इंस्टॉल करना है। तो मुझे रोल नहीं इंस्टॉल करना, मुझे डेस्कटॉप एक्सपीरियंस का फीचर इंस्टॉल करना है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट जब आपका विंडोज़ होती है तो ये फाइल सर्वर का स्टोर इंस्टॉल हो जाता है, क्योंकि कुछ फोल्डर आपके डिफ़ॉल्ट शेयर होते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए यूज़ होता है। ये सभी रोल हम अपनी जो हम आहिस्ता आहिस्ता हमारे लेक्चर्स कवर करेंगे, इन सभी ऑलमोस्ट सभी रोल्स को हम पढ़ेंगे, सभी रोल्स की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, इंस्टॉलेशन से लेके कॉन्फ़िगरेशन तक। सो अभी हम सिंपल इसको नेक्स्ट करते हैं। अभी मैंने किसी चीज़ पे सिलेक्ट नहीं किया, और मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ मुझे देखना है विंडोज़ फीचर का। तो उसके लिए जैसे आप जाएंगे ये यूज़र एंड इंटरफेस के अंदर, फीचर्स के अंदर, यूज़र इंटरफेस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर डेस्कटॉप एक्सपीरियंस को मैं क्लिक करूँगा, और इससे रिलेटेड जितने भी फीचर्स हैं उनको मैं कहूँगा ठीक है इसको ऐड कर दो, और मैं नेक्स्ट करूँगा। और नेक्स्ट के बाद अगर आप चाहें इसको रीस्टार्ट करना तो आप इसे बता सकते हैं कि जो सर्वर डेस्टिनेशन है जो लोकल है, अगर रीस्टार्ट रिक्वायर्ड है तो ऑटोमेटिकली कर दे, नहीं तो मुझसे ये पूछें कि मैंने रीस्टार्ट करना है या नहीं, तो मैं करूँगा। अभी मैंने इसको सिंपल इंस्टॉलेशन पे क्लिक कर दिया है। तो जैसे ही इंस्टॉल होता है तो हम फिर इसको रीस्टार्ट करते हैं, और फिर हम देखते हैं कि उसके बाद हम क्या कर सकते हैं इसके ऊपर। ओके, तो ये जो फीचर है ये इंस्टॉल हो गया है, और अभी ये मुझे कह रहा है कि एक रीबूट पेंडिंग है इस सर्वर के ऊपर, जो कि मुझे करना चाहिए। तो अभी मैं इसको क्लोज़ करता हूँ यहाँ से, और अगर आप देखेंगे तो ये फ्लैग आपको नज़र आएगा। इस फ्लैग पे जब आप नोटिफिकेशन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको कहेगा कि ये एक रीस्टार्ट है जो इस सर्वर के ऊपर पेंडिंग है, आपको रीस्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। तो अभी मैं इसको यहाँ से रीस्टार्ट नहीं कर रहा, क्योंकि अभी मुझे अपने सिस्टम का नेम भी चेंज करना है। तो सबसे पहले मैं उसका नेम चेंज करता हूँ, ताकि मैं एक ही दफ़ा में दो काम कर लूँ एक ही रीस्टार्ट में। तो नेम के लिए मैं इसको सिंपल नेम देता हूँ कोई, ठीक है। जैसे मैं अपनी लैब के हवाले से दूँ तो मैं अपना कहूँगा SRV1, ठीक है। SRV1 दे के मैं इसको ओके करूँगा। रीस्टार्ट के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसको उसी कंसोल से रीस्टार्ट करें, फ्लैग से। आप इसको कहीं से भी रीस्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मैं सिंपल यहाँ से अगर रीस्टार्ट कर रहा हूँ इसको, अब मैंने इसको रीस्टार्ट कर दिया है, तो जैसे ही ये रीस्टार्ट होकर वापस आता है तो हम इसको लॉगिन करते हैं और फिर देखते हैं कि हमारे पास उसके बाद क्या आया है। रिस्टार्ट होने से पहले ये फीचर जो हमने अभी इनेबल किया उसके ऊपर काम करेगा, उसको कंप्लीट करेगा, और उसके बाद ये लॉगिन होगा। थोड़ा टाइम लेगा ये, तो आप वेट करें तब तक ये इंस्टॉल नहीं होता। ओके, तो ये रीस्टार्ट होके वापस आ गया। तो सबसे पहले हम इसके अंदर लॉगिन करते हैं, ठीक है। और लॉगिन करने के लिए Ctrl+Alt+Delete। सबसे पहले हमने जो पासवर्ड इसका सेट किया था वो देते हैं हम Y। ओके, तो पासवर्ड के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि जो हमने अभी डेस्कटॉप एक्सपीरियंस का फ़ीचर इंस्टॉल किया है उससे हमारे जो विंडोज़ है, जो हमारा सर्वर है, उसके ऊपर क्या फ़र्क है और वो चीज़ हमें क्या चीज़ इसने अवेलेबल की है। सो अभी ये विंडोज़ लोड कर रहा है। जैसे ही लोड होती है तो मैं आपको दिखाता हूँ इसका। ओके, तो ये लॉगिन हो गया है। तो सबसे पहले इसने वो जो बेसिक होता है इसका वो लोड कर दिया है। तो अभी हम इसको मिनिमाइज़ करते हैं, और अब अगर मैं अपने डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करता हूँ तो आप देखिए मेरे पास एक नया टैब आ रहा है जिसका नाम है पर्सनलाइज। इसको अगर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ से मैं वो अपने डेस्कटॉप आइकन्स, अपना डेस्कटॉप बैकग्राउंड चेंज कर सकता हूँ, स्क्रीन सेवर लगा सकता हूँ। अगर मैं डेस्कटॉप आइकन पे जाऊँगा तो यहाँ से मैं अपने जो बेसिक आइकन है उनको अपने डेस्कटॉप पे ला सकता हूँ, और इन पे मैं राइट क्लिक करके अपना काम कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये तो थी आपकी पोस्ट इंस्टॉलेशन, जो आपको बेसिक कॉन्फ़िगरेशन आपका विंडोज सर्वर इसको इंस्टॉल करने के बाद आपने करनी है। ओके गाइस, अभी हमने डेस्कटॉप एक्सपीरियंस की बात की। अब उसके बाद मैंने अपने इस मशीन में VMware टूल्स इंस्टॉल करके एक दफ़ा रीस्टार्ट किया ताकि मेरी जो परफॉर्मेंस है मशीन की वो बेहतर हो जाए। और उसके बाद हम बात करते हैं पावर शेल की। पावर शेल जो है वो आपका बिल्ट इन फीचर है, बिल्ट इन कमांड है, बिल्ट इन कमांड प्रॉम्प्ट जिसको आप कह सकते हैं पावर शेल को। पावर शेल आपका
बिल्ट इन फीचर है जो विंडोज सर्वर 2012 में आता है, ठीक है, जो आपके साथ यहाँ आप देख सकते हैं टास्क बार में आपको नज़र आ रहा है। अगर आपको यहाँ नज़र नहीं आ रहा, जो कि बहुत रेयर है, तो आप इसको यहाँ अपनी सर्च बार में भी सर्च कर सकते हैं और आप इसको ओपन कर सकते हैं। पावरशेल यूज़ किस लिए होता है? बहुत से विंडोज़ टास्क हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जिसको आप पावरशेल के ज़रिए मैनेज कर सकते हैं। डिफरेंट कमांड्स हैं, एक्टिव डायरेक्टरी की अलग कमांड्स हैं, विंडोज़ की अलग कमांड है, डीएनएस की, डीएचसीपी की, हर चीज़ की अलग अलग कमांड्स हैं। ये वो कमांड्स हैं जो आपके नॉर्मल कमांड प्रॉम्प्ट पे नहीं चलती और उसके लिए आपको पावरशेल की ही ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारी कमांड्स हैं, आप चाहे तो वो कमांड्स याद कर सकते हैं अगर आप याद करना चाहें, नहीं तो आपको जब जिस कमांड की ज़रूरत हो आप वो कमांड चला सकते हैं। मैं तो नॉर्मली मुझे जिस कमांड की ज़रूरत होती है उसको मैं गूगल से सर्च कर लेता हूँ या मैं उस कमांड को अपने पास सेव कर लेता हूँ, ताकि इन फ्यूचर मुझे अगर वो काम करना चाहे, अगर मैं उससे काम करें तो मैं उस पर उसको अपने इस्तेमाल में ला सकूं। ठीक है, तो अभी हम नॉर्मल कोई एक दो कमांड्स चला के देखते हैं कि वो कमांड्स कैसे चलती हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल मुझे अपने इस सर्वर की लिस्ट लेनी है कि इसमें कौन कौन से फीचर्स इंस्टॉल हुए हुए हैं इस सर्वर के अंदर, तो हम सबसे पहले गेट की कमांड लिखें, क्योंकि मैं गेट करने जा रहा हूँ विंडोज़ फीचर को। तो अब अगर मैं विंडोज़ विन लिख के टैब दबाऊंगा तो ये डिफरेंट मेरे पास कमांड्स की लिस्ट आ रही है। इसमें से मैं जो भी कमांड चलाना चाहूँ वो चला सकता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने विंडोज़ फीचर की चलानी है, अब इसके ऊपर अगर मैं एंटर करूँगा तो ये डाटा मेरे पास लेके आके इसने मुझे बता दिया है कि ये फीचर जिन पे चेक किया वो इंस्टॉल हुए हुए हैं इसके अंदर। जैसे .NET 4.5 इंस्टॉल हुआ है इसके ऊपर। ठीक है, इसके अलावा और फीचर, डेस्कटॉप एक्सपीरियंस, हम डिफरेंट जो भी हमें देखना चाहें वो हम देख सकते हैं। फाइल एंड सर्वर इंस्टॉल हुआ है। अब ये रोल इंस्टॉल हुआ है, फीचर इसका कोई इंस्टॉल नहीं हुआ। ठीक है, इसी तरह आप ये डिफरेंट कमांड्स हैं, जैसे ये भी हमने डेस्कटॉप एक्सपीरियंस किया था तो उसके अंदर ये आप देख सकते हैं कि ये इंस्टॉल हुआ है। इंक एंड हैंड राइटिंग सर्विसेज जो हम इंस्टॉल कर रहे थे तो उसने हमसे पूछा था कि मैं ये भी इंस्टॉल करूँगा, तो हमने उसे कहा था ओके यू कैन इंस्टॉल। ठीक है, तो ये डिफरेंट कमांड्स हैं। ये कमांड जिस तरह ये एसएमबी की कमांड है, सॉरी एसएमबी का फीचर, ये डिफरेंट फीचर है जिसमें इंस्टॉल्ड हुए हैं। तो इस तरह बहुत सारी कमांड्स हैं जो आप चला के देख सकते हैं। आप उनको रन करना चाहें रन कर लें, गेट की कमांड्स देखें उसको रन करें, तो डिफरेंट कमांड्स हैं। और इसके अलावा अगर आप जब रोल एंड सर्विस इंस्टॉल कर रहे होंगे तब भी आप बहुत सी चीज़ें अपने कमांड प्रॉम्प्ट से भी करेंगे, जो कि मैं आगे जाके कोशिश करूँगा कि बहुत सी चीज़ें आपको एक आधा रोल आपको उससे इंस्टॉल करवा दिया, फिर नेक्स्ट रोल या नेक्स्ट फीचर आपको कमांड प्रॉम्प्ट से इंस्टॉल करवा दिया, ताकि आप थोड़ा फेमिलियर हो जाएँ कि कमांड प्रॉम्प्ट से आपने चीज़ें कैसे इंस्टॉल करनी है, कैसे देखना है, कैसे चीज़ों को यूज़ करना है। ठीक है, तो ये तो था कमांड प्रॉम्प्ट का। ओके गाइस, थैंक्स। हमने आज के लेक्चर में बेसिक इंस्टॉलेशन, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन विंडोज सर्वर 2012 की है। इसमें हमने कमांड प्रॉम्प्ट पे पावरशेल पे देखा, पोस्ट इंस्टॉलेशन देखी, हम विंडोज सर्वर का जो GUI न्यू है 2012 में वो देखा। अभी हम बिल्कुल बेसिक पे हैं। जब नेक्स्ट लेक्चर में हम आएंगे तो मैं आपको एक्टिव डायरेक्टरी के बारे में थोड़ा बताऊंगा और हम उसको इंस्टॉल कर रहे होंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब हम अपनी बेसिक की स्किल अपने सेट कर लेंगे उसके बाद हम जाएंगे एडवांस फीचर के ऊपर। मैं अभी आपको एडवांस इसलिए नहीं लेके जा रहा कि आप बहुत सी चीज़ों में कंफ्यूज हो जाएंगे। सो अभी आपका टास्क ये है कि आपने विंडो इंस्टॉल करनी है, विंडोज सर्वर 2012 इंस्टॉल करना है। आपने उसकी जो पोस्ट इंस्टॉलेशन मैंने की है, पोस्ट कॉन्फ़िगरेशन मैंने की है सॉरी, आप वो करें। उसके बाद आप अपनी डेस्कटॉप एक्सपीरियंस इंस्टॉल करें, फिर पावरशेल पे कुछ कमांड्स चला के देखें और फिर नेक्स्ट लेक्चर पे आप मेरे आएँ तो मैं आपको फिर नेक्स्ट चीज़ें आपको बताऊँगा कि इसके बाद अब हम नेक्स्ट क्या करने जा रहे हैं और विंडोज़ के जो नेक्स्ट डोमेन कंट्रोलर बनाएंगे, ADC बनाएंगे, उसको हम कैसे इंस्टॉल करेंगे। ओके गाइस, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।